जब आप पहले कह रहे थे कि वो जो लोगों के साथ रहना, फीलिंग फॉर देम, वो एम्पैथी, सिंपैथी, क्या आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज़ें थी व्हिच मेड यू लाइक दैट? मतलब मतलब जैसे आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियन जब आप बनना चाहते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर सेकेंडरी। जो लोग हैं जिनके लिए आप पॉलिटिशियन हैं, वो पहला बन जाते हैं। आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी वजह से वो ऐसा है कि मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, हुँ, हालात ने बनाया है। मैं बचपन से जो ज़िंदगी गुज़ार करके आया हूँ, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ कि अलग मेरा बचपन बीता है। लेकिन वो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है। और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के 2-2 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है। तब मेरा मन करता है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या मैं पानी पहुंचा सकता हूँ? तो उस संवेदनाओं में से पैदा हुई मेरी ये एक्टिविटी है। योजनाएं होगी, पहले भी होगी, मैं योजनाओं को क्लेम नहीं करता हूं। सपने पहले भी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं उन सपनों के लिए खप जाता हूं। सपने किसी के भी क्यों ना हो, लेकिन वो सपना सही है तो मेरा काम है मैं खप जाऊं, ताकि कुछ निकले देश के लिए। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था, और सहज रूप से मैंने कहा था मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। क्या आपको क्या आपको लगता है कि जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आप सबसे अंदर व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू वो बिलीव्स, जो आप 20 साल पहले सोचते थे, अगर आज वो बदल जाए, इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? जैसे जैसे कि सोचिए कि आज मैं 38 का हूँ, जब मैं शायद 20 साल का था, मैं सोचता था कि कैपिटलिज़्म इज़ द राइट वे ऑफ द वर्ल्ड। और जब मैं 38 का बन गया हूँ, maybe I want to change my mind about it. But people hold you to what you said 20 साल पहले, but I feel like it's just evolution और एक ट्रांजिशन है। विद मोर डेटा लोगों के दिमाग में जो वो पहले सोचते थे वो बदल जाता है। मैं अभी भी कैपिटलिज्म में मानता हूँ, मैं ये एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ, बट क्या आपके ऐसे कोई बिलीव्स थे जो आप 10 साल 20 साल पहले मानते थे और आज वो आप नहीं मानते? दो चीजें हैं। एक तो कुछ लोग होते हैं जो गंगा का है गंगादास, जमुना का है जमुनादास। बहती गाड़ी में जैसा ही रंग बदलना है बदलते रहते हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक ही विचार से पला बढ़ा हूं, और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है, तो वो ये है, नेशन फर्स्ट। अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट, तो फिर उसमें जो भी फिट बैठता है
मुझे फिर वो आइडियोलॉजी के बंधनों में बांधता नहीं है, ट्रेडिशंस के बंधनों में बांधता नहीं है। वो मुझे आगे ले जाने के लिए ज़रूरी होता है, तो मैं करता हूँ। पुरानी चीज़ें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नई चीज़ें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट। मेरा तराजू एक है, मैं तराजू नहीं बदलता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा और दूसरी तरफ लेके जाऊं, तो क्या पॉलिटिशियन की आइडियोलॉजी होती है जिसके वजह से उसे फॉलोअर्स मिलते हैं, या सोसाइटी की आइडियोलॉजी होती है जिसको पॉलिटिशियन कॉपी करते हैं और उसकी वजह से उसको फॉलोअर्स मिलते हैं? आइडियोलॉजी से भी ज़्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। आइडियोलॉजी के बिना राजनीति होगी ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आइडियलिज्म, आदर्शवाद, इसकी बहुत जरूरत होती है। जैसे आजादी के पहले क्या आइडियोलॉजी थी भाई? आंदोलन चलता था, फ्रीडम। आजादी, कोई एक आइडियोलॉजी थी। गांधी जी का रास्ता जुदा था, आइडियोलॉजी आजादी। सावरकर का रास्ता अपना था, आइडियोलॉजी अलग। कौन सी? आजादी। लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन बनने के लिए थिक स्किन चाहिए, मोटी चमड़ी। हाउ डज वन डेवलप दिस? लोग ट्रोल करेंगे, पब्लिक में आपके बारे में बुरा कहेंगे, आपके बारे में कहानियां बनाएंगे। ये नॉर्मल आदमी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ये कैसे सीख सकते हैं? राजनीति में संवेदनशील लोगों की जरूरत है। किसी का भला हो तो खुशी हो, ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। दूसरा विषय है आरोप प्रत्यारोप। तो ये लोकतंत्र में आपको स्वीकार करके चलना चाहिए कि भाई आप पर आरोप होंगे, भांति भांति के आरोप होंगे, लेकिन आप अगर सही है, आपने गलत नहीं किया है, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होती। और सर, आपने प्री सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में आप सीएम रह चुके हैं और पोस्ट सोशल मीडिया में आप पीएम हैं। इस दौरान पॉलिटिक्स कैसे बदला है? आपने दोनों देखे हैं, पहले वाला टाइम और आज का टाइम भी, जब सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और आज जब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप इसके बारे में कुछ एडवाइस दें एक युवा को जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कि इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, छोटे छोटे जब बच्चों को मिलता हूं ना, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ गप्पे मारना। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे कभी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं साहब ये, कभी कोई बच्चे पूछते हैं आप खुद को टीवी पर देखते हो तो कैसा लगता है, ऐसा पूछते हैं। कुछ बच्चे आगे पूछते हैं कि इतनी सारी आपको दिन रात गालियां पड़ती है, आपको कैसा लगता है? तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अहमदाबादी हूँ और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान, उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। मैंने कहा एक अहमदाबादी स्कूटर लेके जा रहा था और किसी के पास बिल्कुल टक्कर लग जाए ऐसा, तो सामने वाला गुस्से में आ गया, तो वो तू मैं शुरू हो गई। वो गालियां देने लगा। ये जो अहमदाबादी था अपना स्कूटर लेके ऐसे ही खड़ा रहा, वो गालियां देता ही जा रहा था। इतने में कोई आया, बोले यार भाई तुम कैसे इंसान हो, ये गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो? तो कह रहा है भाई दे रहा है ना, ले तो नहीं जा रहा ना कुछ। ये अहमदाबादी की टिपिकल, दे जा रहा है, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। तो मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। लेकिन आप सत्य के धरातल पर होने चाहिए, आपके दिल में पाप नहीं होना चाहिए। अगर आप, वरना, अच्छा कोई मुझे बताए साहब, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, एक ऑफिस में काम करते हैं, क्या उस ऑफिस में ऐसा नहीं होता है क्या? एक विशाल परिवार है
और उसमें भी दो भाइयों के बीच में कोई थोड़ा तनातनी हुई, तो ये होता है कि नहीं होता है? तो जीवन के हर क्षेत्र में ये कम अधिक मात्रा में, लेकिन होता तो हो ही है। और इसलिए उसके आधार पर मोटी चमड़ी के होने के लिए इसे हमें नहीं सोचना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता के बिना आप लोगों का भला नहीं कर सकते जी। और मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। पहले गिने चुने लोग आपको परोसते थे, हम्म, आप उसी को सत्य मानते थे। तब भी आप तो फंसे हुए ही थे। आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए अवकाश ही नहीं था कि भाई उसने कहा कि 1 लाख लोग मर गए तो आप मानते 1 लाख लोग मर गए। आज आपके पास ऑल्टरनेट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये बात आई है तो यहाँ कहाँ है, ये यहाँ कहाँ है? आपके मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। हम्म, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत आराम से सत्य के पास पहुंच सकते हैं। और इसलिए डेमोक्रेसी को ताकत देने का काम सोशल मीडिया से हो सकता है। जो लोग आज विकृतियों के कारण कुछ गलत कर रहे हैं, तो समाज में वैसी सामान्य स्थिति में भी, मुझे तो याद है जब पहले मैं संगठन का काम करता था, कोई बात ना हो, हम जनसंघ के लोगों को तो, मैं तो उस समय राजनीति में नहीं था, ऐसी गालियां पड़ती थी। कुछ ना किया हो, कुछ भी नहीं हो, गालियां पड़ती थी। यहां तक कि अकाल आया तो भी गाली देते थे पॉलिटिशियन को। तो उस जमाने में भी ऐसा ही होता था, लेकिन तब वो प्रिंट मीडिया हुआ करता था तो उसकी उतनी ताकत थी। आज सोचे तो थोड़ा बहुत तो पहले भी था, आज भी है। लेकिन आज आपके पास सत्य खोजने के लिए बहुत बड़ा कैनवास अवेलेबल है, बहुत ऑल्टरनेट रास्ते ओपन है। हम्म, और आज का नौजवान जो है ज्यादातर इन चीजों को वेरीफाई करता है। देखिए, मैं आजकल कभी बच्चों को मिलता हूं, मैं हैरान हूं, मुझे स्पेस के विषय में काफी रुचि नजर आती है। तो चंद्रयान की सफलता ने मेरे देश के नौजवानों में एक नया स्पिरिट पैदा किया है। मुझे कई बच्चे मिलते हैं, वो गगनयान के टाइम टेबल के विषय में उनको पता होता है। सोशल मीडिया की ताकत देखिए, वो फॉलो करता है कि गगनयान का क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉट का क्या हो रहा है, किसकी कहाँ ट्रेनिंग चल रही है। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को पता होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया एक प्रकार से नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी बन रही है। और मैं उसको उपयोगी मानता हूँ। जब मैं नया नया राजनीतिक क्षेत्र में आया, तो मैं तो बहुत छोटा था, तो मुझे तो कोई गाली खाने का प्रश्न नहीं आता था, लेकिन ऊटपटांग चीजें मैं सुनता था। तो मुझे लगता था ये क्यों ऐसा बोलते हैं लोग, क्यों ऐसा करते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भाई ये एक क्षेत्र ही ऐसा है कि इसमें आपको जीना है। आजकल बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको एंग्जाइटी होती है। मुझे भी होती है एंग्जाइटी। मेरे लाइफ में द वे इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ इज जैसे मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, आई फील नर्वस, आई फील एंग्शियस। मुझे ये लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा, आपको कैसे लगेगा। एंड आप इट्स अ टफ कॉन्वर्जेशन फॉर मी टू हैव। बहुत सारे बच्चे एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में भी आता है, और जब आपके बचपन में आता था आपने इसके साथ किया क्या? आता तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ने कुछ मेरे लिए दरवाजे बंद रखे होंगे। जो हर एक को देते हैं वो मुझे भी दिया होगा। लेकिन हर एक की अपनी इन चीजों को मैनेज करने की अलग अलग क्षमता होती है और अलग अलग स्टाइल होती है। ये आप मुझे, अगर मैं ये आपसे सीखना चाहूँ तो हाउ डज वन डू इट? एग्जैक्टली कोई थीसिस के रूप में कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा।
सबसे ऊपर रहना होगा। अब जैसे 2002 गुजरात में चुनाव था। मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा कसौटी थी। वैसे मैं मेरे जीवन में करीब करीब चुनाव जीतने का अवसर मुझे बहुत मिला है, लड़ा तब भी और लड़ाया तब भी। तो मेरे जीवन में न टीवी देखा, रिजल्ट आ रहे थे, कुछ नहीं। 11-12 बजे मेरे घर के नीचे सीएम बंगलो के बाहर ढोल की आवाज आने लगी और मैंने लोगों को कहा, भाई 12 बजे तक मुझे कुछ जानकारी मत देना। फिर हमारे ऑपरेटर ने चिट्ठी भेजी कि साहब आप 2/3 बहुमत से आप आगे चल रहे हैं वगैरह। तो मैं नहीं मानता हूं कि कुछ मेरे भीतर कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको ओवर पावर करने वाला मेरे पास कोई थॉट था। तो मेरे लिए वो रेस्टलेसनेस कहो, एंग्जाइटी कहो, अलग हो गया। उसी प्रकार से मेरे यहाँ पर 5 जगह पे बम ब्लास्ट हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी स्थिति होगी एक मुख्यमंत्री के नाते। तो मैंने कहा मैं पुलिस कंट्रोल रूम में जाना चाहता हूँ। तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया कि साहब अभी पता नहीं कहाँ क्या पड़ा होगा और आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जो भी होगा मैं जाऊंगा। वो बड़े परेशान थे कि ये आखिर कर क्या। मैं आकर के गाड़ी में बैठ गया। तो वो चलती, मैंने कहा पहले अस्पताल जाऊंगा। नहीं, बोले साहब अस्पतालों में भी बम फुट रहे हैं। मैंने कहा जो होगा होगा, मैं जाऊंगा। तो मेरे भीतर उसको आप कह सकते हैं कि रेस्टलेसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी, लेकिन मेरा तरीका ये था कि मैं अपने मिशन के साथ खप जाता था। तो मैं उसको अलग रूप में अनुभव करता हूँ। शायद मुझे उसमें जिम्मेवारी का भाव आ जाता है। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई, मरने लगे। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था। हाउस में मैं निकलते ही कहा, मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था। तो सिंह